हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। और हम कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज की इस क्लास में हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। वो हैं उद्देशिका, शासन प्रणाली और राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने टॉपिक पर। और पहला टॉपिक है उद्देशिका। नोट्स देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरूवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न एक्स की जगह पर तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। ये संविधान निर्माताओं की मना स्थिति को समझने की एक कुंजी है। इस संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नोट: ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक, डी धर्म। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। सबसे पहला आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा प्रजातांत्रिक। राइट आंसर होगा सी, ए, डी, बी।
राइट आंसर ऑप्शन ए, सी, ए, डी, बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? राइट आंसर होगा समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। राइट आंसर है बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन 1, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी। इसका संशोधन नहीं, इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कथन 4 है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, ये सही है। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 4। 1, 2 और 4। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ये लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 18 समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 42 में। नंबर 20 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक समाजवादी ये शामिल नहीं था, दो पंथ निरपेक्ष भी शामिल नहीं था, तीन अखंडता भी शामिल नहीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। कथन 1 सामाजिक और आर्थिक न्याय। कथन 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कथन 3 अवसर की समानता। कथन 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये चारों कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी चारों। भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 विचार और अभिव्यक्ति की विच 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा 4 व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 23 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये सही है। कारण आर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यह भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। राइट आंसर ऑप्शन डी हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 25 हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26 सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये सिद्धांत जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिकता से। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष चंद्र कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा, संवैधानिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस 1960 में आया था। बेरुवारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका
प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में से बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का संविधान का भाग माना गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रासाद उससे उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व अपनी पहचान खो देगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय
की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन इनरी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इनरी बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को पलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया अमुक न्यायालय में कथन एक न्यायालय में लागू नहीं है, ये सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है। कथन 4, संविधान में के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 ऑप्शन गलत है, इसके सभी चारों सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए। इस दृष्टि से विकल्प सी और डी समान रूप से चयन करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है, ये गलत है क्योंकि 42वें। चलिए प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य कर लेते हैं और जहां पर ट्रिक बनेगी तो वहां पर हम ट्रिक बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसे क्रम से अरेंज करें, तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से अरेंज करेंगे। प्रभु समाज के पंथ में लोकतंत्र का गणराज्य। ट्रिक है प्रभु समाज के पंथ में लोकतंत्र का गणराज्य। प्रभु से हो गया प्रभुत्व संपन्न, समाज से हो गया समाजवादी, पंथ से हो गया पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र से हो गया लोकतंत्रात्मक, गणराज्य से हो गया गणराज्य। इसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे प्रभु समाज के पंथ में लोकतंत्र का गणराज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का दिया गया? तो ये 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? ये 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व ये एक ही होता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। याद रखने की संख्या की ट्रिक है, 3 हो गए न्याय, 5 हो गई स्वतंत्रता, 2 हो गई समता और यहाँ पे 1 कर लेना, 1 हो गया बंधुत्व। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए शब्दों की कुछ आसान ट्रिक्स। इसकी ट्रिक्स है SSI, ये 42वें संविधान संशोधन हो गया। S फॉर सोशलिस्ट, हिंदी में से समाजवादी बोलते हैं। S फॉर सेकुलर, हिंदी में पंथ निरपेक्ष। I फॉर इंटीग्रिटी, ये हो गया अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनकी ट्रिक है SSI, S फॉर सोशलिस्ट, दूसरा S फॉर सेकुलर और I फॉर इंटीग्रिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र मानी जाती है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई है। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। प्रस्तावना में मूल रूप से 5 आदर्श प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता आदि
थे, जबकि 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। नोट्स देख लेते हैं। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राज मुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। ये शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान के समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की ही होती है। भारतीय शासन की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परसंघीय भी। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है,
इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। के.सी. बिहेर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी. ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। एक कथन के.सी. बिहेर का है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निर्वासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं: एक, व्यक्ति जनसंख्या अर्थात जनता; दो, सरकार या सत्ता; तीन, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग; एवं चार, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। कथन 2, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदात्मक होती है, दूसरी अध्यक्षात्मक होती है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना
यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हुआ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा दुसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? कथन 1, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। ये सही है। कथन 2, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। कथन 2 भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है।
भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? कथन 1 है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। कथन 2, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। कथन 2 भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्रता है, ये भी गलत। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कथन 1, ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही।
कथन 3 सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। कथन 4 गलत है। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 2 और 3। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संस्थात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये सही है। कथन 2 भारत एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य, कथन 2 भी सही है। कथन 3 है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कथन 4 भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तथ्यों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इज भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारें के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। कथन आर भारत का अपना एक संविधान है, कथन दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सही है। कथन आर अब कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अब कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी लाल फीता शाही। लाल फीता शाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना।
कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों के अंगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूह की पहचान से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत सन्निहित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ऑप्शन बी भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त तीनों विकल्पों में से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव, जो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। राइट आंसर ऑप्शन ए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक के सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसीलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों का राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का संविधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। राइट आंसर ऑप्शन डी। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है, ये संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर। कथन है,
भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों कथन और कारण स्वतंत्र रूप से सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर एक की का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, कथन ए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये कथन सही है। कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, कारण आर गलत है, इसलिए आंसर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एकपक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते? कथन एक, लिखित संविधान, ये नहीं होगा। कठोर संविधान, ये भी नहीं है। संविधान की सर्व राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक तत्व की विशेषता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी नहीं है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी एकात्मक तत्व की विशेषता है। संवैधानिक संकट, ये भी एकात्मक तत्व की विशेषता है। एक सर्वोच्च न्यायालय, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा 4, 6, 7। 4, 6, 7। ऑप्शन में 4, 6, 7 नहीं, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं।
क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लिखित सभी तत्व परसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लें तो यह तत्व परसंघीय व्यवस्था का कारक अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व हैं। परसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 356 एवं 357, समवर्ती सूची और उसमें प्रगटित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति, अनुच्छेद 254, राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 3 और 4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान परवर्ती परसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? कथन एक है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। तो आंसर होगा 2, 3 और 5। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। कथन एक सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। कथन दो भी। कथन तीन दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। कथन तीन गलत है। कथन चार विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। कथन चार भी गलत है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 एवं 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियां का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए भारत का राष्ट्रपति परोक्षता। क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कथन सही है। कारण आर भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए
राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कथन सही है। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। कारण आर भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। उप, उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र के साथ सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 50, कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कथन सही है। कारण आर, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य, 8 राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ हो। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कथन सही है। कारण आर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। कारण आर भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ई की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कथन सही है। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कारण भी सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए और तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है।
क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ये सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ये भी सही है। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप वृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्प कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। और कौन कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं ये भी देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा के में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 56 नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, कथन ए सही है। कारण आर भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, कारण आर भी सही है, दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परसंघीय कहा गया है, इसे परसंघीय किंतु प्रबल और एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 57 कारण ए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये सही है। कारण आर भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करती है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है,
आर्य की सही व्याख्या है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केसी वियर ने। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी वियर का। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 63, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि डोइट, बाल्डो, फ्रैंक मेरनी और एफ डब्ल्यू रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 64, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। एक कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने में संगठित प्रयासों। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल।
प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है, जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा। डब्ल्यू बी डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। विकल्प सी, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा? कथन 1, शक्तियों का परिसीमन, ये सही है। कथन 2, विधि के समझ समता, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। कथन 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। प्रोफेसर डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। 2 है विधि के समझ समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। 3, विधिक भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कथन 1, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, गलत हो गया। कथन 2, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, कथन 2 सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार है में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्तियों की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध
संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 74। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? कथन एक, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये गलत है। अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्तियां हैं, ये सही है। उच्च सदन में कुछ मनूनी सदस्य होते हैं, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 3। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया? ऑप्शन ए, अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतरराज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा तथा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है।
योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों में शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 1980 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया।
चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इससे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है? ऑप्शन सी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये सही है। कथन 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां, ये गलत है। चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। कथन 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी जुलाई 22 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पशु है? राइट आंसर ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल,
राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्याय का प्रतीक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 24। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कथन 1, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये गलत है, क्योंकि ये शक संवत पर आधारित है। कथन 2, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी गलत है, क्योंकि ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ना तो एक सही है और ना ही दो। राइट आंसर ऑप्शन डी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सभी को एक साथ एक टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय प्रतीक, उनका नाम और कब अपनाया गया और कहाँ से लिया गया या आधार। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, इसे तिरंगा कहते हैं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कहाँ से लिया गया? ये स्वतंत्रता आंदोलन के ध्वज से विकसित वर्तमान स्वरूप पिंगली वेंकैया के डिजाइन पर आधारित है। राष्ट्रीय प्रतीक राज चिन्ह, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लिया गया है ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये आनंद मठ से लिया गया और रचयिता आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय पशु है बाघ, ये 1973 में अपनाया गया था। भारतीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक जैव विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसे 1963 में अपनाया गया था। ये भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक विरासत का। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, आधिकारिक वर्ष कोई निर्धारित नहीं है। भारतीय संस्कृति पवित्रता एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, इसका भी कोई आधिकारिक वर्ष निर्धारित नहीं। दीर्घायु और स्थायित्व एवं आश्रय का प्रतीक है। राष्ट्रीय फल आम, भारत का पारंपरिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन, 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और ये गंगा नदी की जैव विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी है और 2010 में इसे विरासत पशु घोषित किया गया था। ये भारत की संस्कृति एवं प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, इस स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा बना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है।